गरिबी थियो। अब हामी पैसा कमाउने भन्दाखेरि ठिक बेलामा आयो छोरी भने है काखामा पनि लियो, काकाले काखामा पनि लियो है, काखामा पनि लियो। अनि म पनि बच्चा ऊ पनि बच्चा खुसी भएर हामी काखामा रोटीपोटी गऱ्यौँ है। अनि त्यहाँबाट त्यहाँ गएपछि अनि हामीले चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने अनि भोलि बिहान जाने हो कस्तो राम्रो काम छ भनेर हाम्रो काकीले भन्यो। काकी र आमा त बराबरी हुन्छ, काकीले पनि त्यसो काकीले भने है। काकी चाहिँ त्यस्तो बेचबिखान गर्छ भनेर त हामीले बच्चाहरूले। अनि हाम्रो बाबाले चाहिँ अझ फर्काउनु भनेर एक मुर्गी हानेछ हामीलाई है। फेरि पनि हाम्रो यहाँ भाग्य भन्नु हाम्रो यदि हामी आफै नराम्रो भन्नु अब त त्यो त हामी जान्दैनौँ। तर पनि हामीले चाहिँ गयो। अनि गएपछि काकीले पनि त्यसो भने, काकाले पनि त्यसो भने। अनि काका आफू चाहिँ गएन, काकाको सालाहरू 2 जना गयो है। 2 जना गयो। अनि हामीलाई यताबाट माडीबाट लिएर गयो। अनि लिएर गयो अनि लगेर त्यो समयमा 1 लाखमा बेचे भनेर भने के 1 लाख त्यो समयमा 40 वर्ष अगाडि 1 लाखमा बेचे अरे। ये धुंधा की मैं मिली ना, यकीन आप करोगे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है, यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हूँ। हाँ ना, ये तो कामरान का भला हो, आप लोगों ने इतनी हिम्मत की और इसलिए कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैं अपनी फैमिली से मिल सकी, मैं अपने अब्बू के साथ बैठी हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपको मैं बता नहीं सकती। वैसे तो इनको मैं पहले से जानता था, तो मेरा इनके बीच में मेरा मतलब इस तरफ मुझे मालूम नहीं था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये अक्सर चला करते थे उदासपन में, मतलब परेशानी में। मैं देखता था ये परेशान क्यों है। तो बीच में मेरा वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम है, तो मेरे ऑफिस में ये आई हैं। तो वैसे बात करते करते फिर मैं एक दिन इनके पास चला गया। तो बात करते कि इनकी एक दोस्त है पाकिस्तान में ही तो इन्होंने कहा कि यार मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। जी आपका नाम एक बार बताइए। जी मेरा नाम कामरान नाम है। जी जी पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान कराची से। और बेसिकल हम पीछे कश्मीर से बिलोंग कश्मीर से करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं काम करता हूँ। दर्शकबिन हामीले हिजो भर्खरै एकजना चेली विगत 9 वर्षको उमेरमा हराएका चेली हामीले तपाईहरुमा स्वागत गरेका थियौं। उहाँ लगभग 40-50 वर्ष अगाडि उहाँ यसै गाउँबाट हराउनु भएको थियो। एकजना पापी व्यक्तिले उहाँहरूलाई यही ठाउँबाट उहाँलाई राम्रो काम दिलाइदिन्छु हैन, राम्रो पैसा हुन्छ, राम्रो पैसा सकिन्छ भन्ने लोभ लालच देखाएर उहाँहरूलाई बेचिदिएका जुन दिदी बहिनीको कुरा। एकजना बहिनीले उहाँको बहिनीले नेपालीमा बोल्न नसके पनि हिन्दीमा उहाँले सबै कुरा भनिसक्नु। आज उहाँको परिवार भेटिएको छ। यति खुसी लागेको छ। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण दर्शकबिन हिजोको भिडियो हेरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुने, हामीलाई कमेन्ट गर्नुहुने, ठाउँ बताइदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरुमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैभन्दा सुरुमा यहाँ बुवा हुनुहुन्छ, म बुवासँग जोड्न चाहिरहेको छु। दर्शकबिन भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। बुवा नमस्ते। तपाईको छोरी त आइपुग्नु भयो नि। तपाईको छोरीको नाम के हो बुवा? राममाया हो। कति वर्ष अगाडि हराउनु भएको थियो? हो 50 वर्षै भइसक्यो। ए अनि छोरी त छोरी यसरी 81 आइपुग्छ भन्ने तपाईले दुई बहिनी कसरी हरायो बुवा त्यतिखेर? के गरेर लगेको थियो होला त्यो बुवा त्यतिखेर? बेच्ने चाहिँ माइली कान्छी हो। अनि माइली कान्छी त यहीँ हुनुहुन्छ तपाईँको छोरी? कति गाली गर्नुभयो होला होइन छोरी हराउँदा त? अनि के बुवा तपाईँको छोरी होइन धेरै कहाँ पाकिस्तानबाट आइपुग्नुभयो सुन्नुभयो? अनि तपाईँको छोरी नि बुवा अहिले तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? हामीले भिडियो पनि हालेको थियौँ। यहाँको धेरैजना दाजुभाइहरूले हामीलाई यो ठाउँमा आउनु भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अनि त्यसपछि हामी आज खोज्दै आइपुग्यौँ। बुवा तपाईँको नाम त ठुलो कान्छा अरे नि, तपाईँको छोरीले भन्नुभएको
हो आमाको नाम त सुन्तली अरे नि त तपाईँ खिच्नु त लाउनु एकछिन हात गल्छ म लाइट देखाउँछु ठिकै छ दर्शकबिन यो एकदमै खुसीको आँसु उहाँको दिदी जुन सँगै हराउनु भएको दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग म जोड्न चाहन्छु दिदी नमस्ते दिदी तपाईँको नाम के हो दिदी मेरो नाम त सबैले बोलाउँदाखेरि मधु भन्छन् नि हजुर तर गाउँलेमा हाम्रो सबै दिदीबहिनी सबै कान्छी 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 भने जस्तो तपाईँ र बहिनी हराउँदाखेरि तपाईँ कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर 12 वर्ष तपाईँ चाहिँ कसरी त्यसरी उता इन्डियातिर जानु हाम्रो आफ्नै थियो कि आफ्नै हाम्रो काका मेरो काका टाढी बस्नुहुन्थ्यो हामी दुईजना काकाको नाम के हो काकाको नाम पनि क्या नाम था उसका दर्शकबिन यस्ता छ हाम्रा नेपाली समाज जो आफ्ना चेलीहरूलाई छोरीहरूलाई बेच्ने अरू कोही होइन आफ्नै काका भन्ने कुरा खुलेको छ दर्शकबिन यो काका कहाँ बस्छन् के हो भन्ने कुरा भोलि हामी खोजनीति गर्छौँ हामी छोड्नेवाला छैनौँ दर्शकबिन तर आफ्नै काकाले आफ्नो छोरीहरू दुईजना छोरीहरूलाई बेचिदियो र यत्रो वर्ष 50 वर्ष लाग्यो उहाँको मिलन हुनको लागि आफ्नो परिवार भेट्नको लागि 50 वर्षसम्म तडपिनु पर्यो बस एउटा काकाको कारण अनि के दिदी तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ के भनेर लानुभयो हामी त गरिबी थियो अब हामी पैसा कमाउने भन्दाखेरि ठिक बेलामा आयो छोरी भने है काखामा पनि लियो काकाले काखामा पनि लियो है काखामा पनि लियो अनि म पनि बच्चा ऊ पनि बच्चा खुसी भएर हामी काखामा रोटीपोटी गऱ्यौँ है अनि त्यहाँबाट त्यहाँ गएपछि अनि हामीले चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने अनि भोलि बिहान जाने हो कस्तो राम्रो काम छ भनेर हाम्रो काकीले भन्यो काकी र आमा त बराबरी हुन्छ काकीले पनि त्यसो काकीले भने है काकी चाहिँ त्यस्तो बेचबिखान गर्छ भनेर त हामीले बच्चाहरूले अनि हाम्रो बाबाले चाहिँ अझ फर्काउन भनेर एक मुर्गी हानेछ हामीलाई है फेरि पनि हाम्रो यहाँ भाग्य भन्नु हाम्रो यदि हामी आफै नराम्रो भन्नु अब त त्यो त हामी जान्दैनौँ तर पनि हामीले चाहिँ गयो अनि गएपछि काकीले पनि त्यसो भने काकाले पनि त्यसो भने अनि काका आफू चाहिँ गएन काकाको सालाहरू दुईजना गयो है दुईजना गयो अनि हामीलाई यताबाट माडीबाट लिएर गयो अनि लिएर गयो अनि लगेर त्यो समयमा 1 लाखमा बेचे भनेर भने के 1 लाख त्यो समयमा 40 वर्ष अगाडि 1 लाखमा बेचे अरे यो धुन्दा नै राम्री थिए म पनि कालो भए पनि राम्री थिएँ अब मैले झुट बोल्दिनँ है अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ के भयो भने साँच्ची नै म चाहिँ एउटा अहिले पनि म क्रिस्चियन हो म क्रिस्चियन धर्म मान्छु तर मैले त्यतिखेर पनि मैले क्रिस्चियन भेटेको थिएँ कि क्रिस्चियन भेटेँ है उसले मलाई किनेर लग्यो होटेलमा मैले साँचो कुरा भनेको क्रिस्चियन भेट्यो है उसले चाहिँ मलाई किनेर लग्यो है म यसलाई लान्छु भनेर किनेर लग्यो सिर्फ 7 दिनको लागि है अनि होटेलमा चाहिँ एउटा केटा थियो नेपाली केटा उसले चाहिँ के भन्यो भने म चाहिँ यहाँबाट यो दिदीलाई भाइ अनि दिदी तपाईँ त सानै छ अनि यति उमेरको मान्छेले तपाईँलाई लिएर आछ भनेर भने अनि त्यो मान्छे क्रिस्चियन रहेछ दिनभरि मलाई ढोकामा ताला लगाएर जान्थ्यो होइन अनि बेलुका आउँथ्यो अनि बेलुका आएपछि उनीहरूको भाषाले अब जयमसी भने कि के भने त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ थाहा भएन अनि त्यहाँबाट त नेपाल जान्छ यो भनेर त्यो होटेलको नेपाली केटासँग सोधेँ कि अनि म जाने हो भनेर भने अनि त्यो मान्छेलाई मैले यसको फोटो खल्तीमा हालेर हिँडेको थिएँ यसको फोटो पनि दिएर पठाएँ कि यो फोटो भएको केटीलाई पायो भने तपाईँले निकालिदिनुहोस् है भनेर भने तर निकाल्न सकेन अनि म चाहिँ गाडीमा चढेँ है रेलमा उनीहरूले चढाइदियो अनि उनको त्यो नेपाली केटाको भाउजू अनि को 2 जना आइमी आएछ कि म सही सलामत म आफ्नो इज्जतको साथ त्यो के अरे अमेरिकने मान्छेले मलाई पठाइदियो मैले भाषा पनि जान्ने थिएन अनि त्यो आइमीहरूको साथमा लागेर म आएँ अनि आएपछि म फेरि मेरो बिहा चाहिँ इन्डियामा भयो अनि म उतै इन्डियातिर बसेँ मेरो 2 भाइ छोरा थिए अनि एउटा छोरी थियो है एक भाइ छोरा चाहिँ काठमाडौँमा करेन्ट लाएर मऱ्यो एक भाइ छोरा छ नातिना छ मेरो सर्वङ्ग छ तर मैले चाहिँ
मैले चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ मैले गरेको, तर मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले थाहा पाइनँ यो क्रिस्चियन हो, यो हिन्दू हो, यसले नराम्रो गर्छ, यसले राम्रो गर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन। तर त्यो मान्छे चाहिँ त्यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मलाई महसुस भएको छ। अनि त्यो मान्छेलाई मैले देख्छु पनि, सम्झन्छु पनि। बालका देखे मान्छेलाई बिर्सिन त सक्दैन भन्छ, तर त्यो मान्छेले मलाई त्यति चाहिँ गरेको छ। अनि त्यो जहाँ भए पनि त्यो लाखौँ लाख धन्यवाद होस् त्यसलाई, अनि त्यो राम्रो होस् त्यसलाई, कहिले पनि जस्तो तपाईँ अब तपाईँ र बहिनीको चाहिँ छुट त्यहाँबाट कसरी छुट? अनि छुट त अब यसलाई त बेच्ने बित्तिकै लगिहाल्यो नि अन्त। हजुर कता लग्यो त्यो? कहाँ लग्यो नि थाहै भएन नि, कहाँ भन्छ र भन्दै भएन। अनि उहाँले त हिजो इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो भने तपाईँ आउनुहुन्थ्यो अरे होइन, यो ठाउँ हिन्दीमा के भन्नुभएको थियो भने यो जग्गा अच्छी नहीं है, चलो बहन चलो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अरे। भागो चाहिँ भनेको थियो एक दिन भने त्योभन्दा त पुग्न त भेट्न हजुर हजुर त्यो त पुरै लाग्यो। बहिनी घर आयो। ए बहिनी हरायो। अनि चाहिँ उनले चाहिँ के भन्छन् भने अहिलेसम्म म मामाको घरमा नआएको कारण चाहिँ मैले नै बेचेँ, तर मैले त्यस्तो काम गरेँ। तपाईँले बेच्यो भनेर मैले बेचेँ भने सँगै गएको भनेर मैले बेचेँ। अनि तपाईँलाई त नि तपाईँको बहिनीले के भन्नुभयो भने नि हिन्दीमा के भन्नुभयो भने यसको त पता नै मार्ने के लिए इतना इतना बडा बडा चक्कु लिएर होइन लिएर चाहिँ खोजिरहेको थियो अरे नि त। तर यो धेरै बोल्ने हिजोसम्म मलाई के भन्नुभएको थियो नि वो बहनी वो बहन का मुझे अभी तक अता पता नहीं है, कुछ अघि भी पनि पता मैले नहीं फेसबुकमा हेरेर आएको छु। त्यसो भनिराख्नु कल यही बोला था ना आपने, यही वही लड़की है ना जो इसके पास कुछ पता नहीं है, वो भी नहीं। उसने मुझे बुलाया था, मेरे को बोल कि हम दोनों मिले थे। इसने बोला मुझे अच्छा बंदा मिल गया है, तो वो मदद कर रहा है, हम दोनों निकल चलते, ये जगह बहुत वो हाँ ये वो बोल रहा था उस टाइम पे भी एक लड़का मिल गया चलते हैं। हाँ, तो वो इसने कहा कि वो मदद कर रहा है, तुम चलो इधर से। मैंने बोला मेरे को देखो वहाँ से निकलना नामुमकिन है, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ, मुझे वहाँ से मैं कैसे निकलूंगी। मेरे तो आगे पीछे यानी कि गार्ड यानी कि बॉडी गार्ड होता है, सारे घूम रहे होते हैं, मैं नहीं निकल सकती हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, तो मेरा इंतजार करना ना। तो इसने किया होगा इंतजार, लेकिन हाँ, तो फिर मैं उधर से नहीं निकल सकती। इंतजार तो किया तर मलाई चाहिँ त्यो नेपाली त्यो भाइले एउटा बुर्खा त्यो वीरगन्धसम्म आज के अरे यो गोरखपुरसम्म लगाउनु भनेर बुर्खा किनेर लगाइदिनु भयो। अनि छोपे अनि पोखरा आइपुग्यो, सुनौली गोरखपुर आइपुगेपछि त्यो बुर्खा अनि म चाहिँ के भन्छ अनि म जस्तो गएको थिएँ देख्न त मान्छेले अब त्यो खराब काम गरेपछि खराबै भन्छ, तर म जस्तो गएको थिएँ त्यस्तै चाहिँ असल ढङ्गले म चलिरहेको छु। तर त्यो मान्छे चाहिँ जस्तो तपाईँ त्यसरी आउनुभयो होइन, त्यसपछि तपाईँले बहिनीलाई खोज्ने कोसिस त गरेँ है, तर त्यो आफ्नै मान्छे भएको कारण अनि म मैले चाहिँ केही पनि गर्न सकिनँ। अनि त्यो मान्छेलाई मैले चिन्न पनि चिन्दा पनि चिनिनँ क्या। समझ में है आपको? वो बोल रहे जब ये आपका दीदी है ना इधर आया है, नेपाल आया है, उसके बाद आपको बहुत ढूंढना है, बहुत ढूंढने की कोशिश की, फिर भी आपको नहीं मिला। कैसे मिलेगी जिधर बेकिसी मिलती इसको, क्योंकि इसने देखा ही नहीं था मुझे कहाँ लेके गए। हाँ, वो नहीं देखा ना जगह, अगर देखती ना, क्योंकि इसको दिखाया ही नहीं वो जगह, तो इसको तो यानी कि वो मिली ही नहीं मुझे, मैं मिली नहीं इसको। मैं तो इससे मिलने आती थी ना, इसने नहीं देखा था मुझे किधर लेके गए। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी आपने उम्मीद किया था क्या? उम्मीद किया था मैं अपना मिलूंगी इस उम्र में, इस जन्म में कभी मिलूंगा, ऐसा कभी आपने सपने में भी सोचा था कि? नहीं सोचा, मैंने पहले बहुत यानी कि दुआएं मांगी ये वो कि मैं एक दफा मिलूं मैं अपने माँ बाप से, एक दफा बहुत रोई हूँ बहुत ना, लेकिन नहीं मिल सकी। लेकिन अब जाके मैं मिली ना, यकीन आप करोगे मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है, यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी हूँ। हाँ ना, ये तो कामरान का भला हुआ आप लोगों ने इतनी हिम्मत की और इसलिए कि मैं यहाँ तक पहुँच गई, मैं अपनी फैमिली से मिल सकी, मैं अपने अब्बू के साथ बैठी हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुशी हूँ। हाँ ना।
अपनी फैमिली एक नाम मिला ना, हमेशा ये कहती पता थी है आपको, आपका कोई भी कष्ट मुझसे आपका पूछते कष्ट थे पता ना, है क्या? आपका कष्ट पता है क्या? ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये पूछे क्या? मुझे नहीं पता। ओके, क्या 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 तो मुझे कोई भी पूछते थे ना, आप कौन हो, आपका जात क्या है, मैं क्या कहती थी पता है, मैं ना खिचड़ी हूँ, मिलावट हूँ। मैं यही कहती थी। अब तो मुझे पता तो चले ना मैं कौन हूँ, मेरा कास्ट क्या है, मैं किस खानदान की हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। किस खानदान के हैं? इसका जो उधर माँ बाप है ना पाकिस्तान में, बच्चा बाप और बाप सॉरी माँ बच्चा बाप। आप इधर एक सेकेन्ड दर्शकबिन उहाँ नै हो जुन महान व्यक्ति हामीलाई पाकिस्तानबाट धेरै पटक हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको। म लगायत हाम्रा हाशिम भाई सञ्चालक तिन्जुरे टिभी तिन्जुरेहरूलाई टिभीका सञ्चालक एकछिन चुप लाग्दैन न भाइ। किन हल्ला गरेको के? भए अब 5 मिनट है दर्शकबिन उहाँ भएन। दर्शकबिन म आज यस्तो व्यक्तिसँग पनि जोडिँदैछु, आज नभए दर्शकबिन अब म यस्तो व्यक्तिसँग जोडिँदैछु जुन व्यक्ति भगवान जस्तै भएर आइदिनु भयो हाम्रा चेलीको लागि। उहाँ व्यक्ति पाकिस्तानबाट आउनुभएको छ र हाम्रो तिन्जुरे अनलाइन टिभीका सञ्चालक देवेन्द्र लिम्बू हुनुहुन्छ। उहाँसँग उहाँहरू दुईजनाले कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरू दुईजनाको सहकार्यमा उहाँ हाम्रो चेली जुन राममाया भनेर उहाँको नाम अहिले खुल्न आएको छ, उहाँलाई कम्प्लिटली नेपाल ल्याइपुर्याए र घरमा आफ्नो परिवारसँग पनि ल्याइपुर्याए। धेरैजना दर्शकहरूले कमेन्टमा उहाँको फ्यामिलीसँग भेटेको भिडियो हेर्न पाऊँ भनेर धेरैभन्दा धेरै कमेन्टहरू आएको थियो। आज हामीले फाइनली त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। म अब त्यही व्यक्तिसँग जोड्न चाहन्छु जुन व्यक्ति भगवान जस्तै भनेर उहाँ नेपालीमा बोल्न सक्नुहुन्न, म हिन्दीमै म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहेँ। सर जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सलाम। सलाम। आपने हमारा जो बेटी है, एक नेपाल का बेटी है, आपने अभी तो कम्प्लीटली नेपाल लेके आए हैं, ठीक है यार। मैं कसम मेरे अपनी तरह से ना आपको इतना थैंक यू, इतना दुआ दूँ वो भी कम हो जाएगी। मुझे इतना खुशी मिल रहा है आपको। सबसे पहले मैं और मेरा पूरा नेपाल का लोग हैं, जितना भी सारा नेपाली वो है, जितना भी नेपाली भाई बहन माँ भाई जितना भी है, सबके तरफ से आपको बहुत बहुत दिल के अंदर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने इनको नेपाल लेके जाऊँगा, ये एक होता है ना, ये एक माइंडसेट करना भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए उसके लिए। आपने ये प्लान आपने ये कब सोचा भैया? जी ये गालबाना 3 मंथ पहले यानी कि 3 महीने पहले इनसे मेरा यानी कि वैसे तो इनको मैं पहले से जानता था, तो मेरा इनके बीच में मेरा मतलब इस तरफ मुझे मालूम नहीं था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये अक्सर चला करते थे उदासपन में, मतलब परेशानी में। मैं देखता था ये परेशान क्यों है। तो बीच में मेरा वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम है, तो मेरे ऑफिस में ये आई हैं, तो वैसे बात करते करते फिर मैं एक दिन इनके पास चला गया। तो बात करते कि इनकी एक दोस्त है पाकिस्तान में ही तो इन्होंने कहा कि यार मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। जी आपका नाम एक बार बताइए। जी मेरा नाम कामरान नाम है। जी पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान कराची से, और बेसिकल हम पीछे कश्मीर से हैं, बिलोंग कश्मीर से करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं काम करता हूँ। तो इन्होंने जब मुझसे जिक्र किया कि यार मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ, मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई होंगे, लेकिन मुझे कोई पता नहीं है उनका कोई, मैं सिर्फ 4 नाम जानती हूँ, सिर्फ माँ बाप बहन भाई का नाम जानती हूँ, बाकी सिर्फ एरिया का नाम जानती हूँ कि फ़लाना फ़लाना एरिया था। जब इन्होंने ये बात बोली तो मैंने कहा यार आप कितना टाइम हो गया? इन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन 35-40 साल के लगभग हो गया टाइम। भाई इतने टाइम में आपको किसी बंदे ने सपोर्ट नहीं की? बोला यार किसी ने नहीं की, मैं कहती रही लेकिन मुझे कोई लेके जाने वाला नहीं था। तो ये मुझे तकरीबन कुछ 5 मिनट में फीलिंग की है और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत है कि ये इनका उम्र अभी इतना हो गया और ये बिन माँ बाप के, ये इनको पता ये नहीं है कि मेरे माँ बाप हैं नहीं है, मरे हुए, ये रोज़ याद करती हैं, उनके लिए तड़पती हैं।
तो मैं क्यों ना इनको वालिदैन से मिलाऊँ। तो मैंने इनको बोला आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको 1 मंथ का टाइम देता हूँ, 1 मंथ के अंदर मैं आपको नेपाल ले जाऊँगा। तो मैं वापस अपने आया तो मैंने कॉन्टैक्ट शुरू कर दिया दुबई, सऊदीया, कतर, मतलब बाहर यानी खलीज में मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। मैं कहा नेपाल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा कोई यानी कि नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो जब मैंने वहाँ सऊदीया में मेरा कज़न है, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने वहाँ पे एक नेपाली था, उसकी कंपनीज में काम करता है नेपाली, तो उसने मुझे बोला कि यार इस तरह से ये बात है। मैंने पहले तो कोई भी नेपाली जो जिससे बात होती वो डरता था कि क्या, वो ये डरता था। मैं जब बात करता था बोलता था यार नहीं हमको पता नहीं है। वो असल में सोचता है ना बंदा दूसरे एंगल से, यार ये पाकिस्तान से बंदा फ़ोन कर रहा है, लड़की ये वो, तो वो डिस्टर्ब होता था कि यार कौन है क्या है। तो कोई मेरा यानी कि कोऑपरेट नहीं कर रहा था। फिर खैर मैंने चेंज करते करते आखिर एक बंदा मिला मुझे सऊदीया में ही, जब मेरे कज़न ने मुझे मिलवाया तो उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई। तो उसने कहा मैं आपका नेपाल में कॉन्ट्रैक्ट कराता हूँ। पहले वो एग्री नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम पे वो एग्री हो गया कि मैं इस काम के लिए आपके साथ तावन करूंगा। मैंने कहा मुझे सिर्फ तावन चाहिए, मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, जो भी एक्सपेंसेस हैं कोई मैं आपसे कोई ऐसा मतलब अर्ज़ नहीं करता। बस सिर्फ मुझे नेपाल का एक बंदा ऐसा दो कि जो मुझे नेपाल में हिंदी जानता हूँ, मुझे फॉलो करे और मैं इसके गाँव तक भले महीना लगे हफ्ता लगे मैं उस तक ट्रेस करूँगा, इसके ख़ानदान तक मैं भी होगा कोई ना कोई। तो फिर वहाँ से यहाँ पे एक मीडिया का बंदे का नंबर दिया मुझे, तो उस मीडिया के नंबर से मैंने कांटेक्ट किया, उसको उर्दू हिंदी नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट मैंने उसको बोला कि यार ये हिंदी नहीं आ रहा, फिर 2-3 बंदों का नंबर दिया, नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो फिर लास्ट टाइम उसने कहा यार एक बंदा यूट्यूब वाले हैं मेरे जो उनके साथ मैं अटैच हूँ, तो उनका नंबर देता हूँ। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो ना दिवेंद्र भाई हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है इनका, आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। तो फिर मैंने दिवेंद्र भाई का नंबर उन्होंने, हाँ जी, इनका नंबर जब मुझे मिला तो फिर मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया। इन्होंने फर्स्टली पहला कॉन्ट्रैक्ट में ही मुझे इन्होंने फौरी मतलब बोला कि भाई वेलकम, मैं आपके साथ जो ना एग्री उस चीज़ में। उस टाइम में थोड़ा सा मेंटली तौर पर सेट हो गया कि यार थोड़ा सा हिम्मत पकड़ा। मैंने कहा यार ये मेरे साथ एग्री हैं। फिर मैंने इनको कॉल की। मैं नेपाल के बंदे से बात करने के बाद इनके पास जाता था कि इससे बात हुआ, इससे बात हुआ, इनको सुनाता था। ये यकीन नहीं कर रहा था, इनको यकीन नहीं था। इनको बोला मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर मैंने जब इनसे दविंदर भाई से बात की, इन्होंने कहा यार ठीक है आप, मैं कोशिश करता हूँ। इन्होंने नेपाल में कोशिश किया, ये गाँव को ट्रेस करने इनके समझ में नहीं है। बोलता मैं बहुत दूर रहता हूँ। फिर इन्होंने कहा यार आप एक काम करें। मैं क्या अब पाकिस्तान से यहाँ नेपाल आ सकते हो? मैंने कहा वेलकम, हम आ सकते हैं, अगर आप सपोर्ट करते हैं हमें तो आप वहाँ पे हमें थोड़ा गाइड करेंगे तो हम वेलकम, मैं आने का कोई मसला नहीं है। जब मैंने एक इरादा कर लिया कि मैंने इनको मिलवाना इनके वालिदैन से, तो उस पर कोई इशू नहीं है। तो इन्होंने मेरे साथ कॉपरेट ये किया कि भाई आप वेलकम, आप आ जाएँ। जब आप आएँगे तो आपका टिकट जब होगा, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप फ्लाई करेंगे तो मुझे एग्जैक्टली यानी कि 1-2 दिन पहले कॉल करके बता देना कि ये टाइम पे मेरी फ़्लाइट है। तो उस टाइम पे फिर मैंने मेरा वीज़ा कंप्लीट हुआ। फिर दिवेंद्र भाई को मैंने कॉल की कि भाई अब वीज़ा हो गया मेरा, सब कुछ कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी एक लेडीज़ को लेके आना मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि आया मेरी फैमिली से नहीं है, ये इनका पासपोर्ट डिफरेंट है, मेरा पासपोर्ट डिफरेंट है, हमारी फैमिलीज़ नहीं है। और फिर इसकी फैमिलीज़ को भी नहीं पता, क्योंकि अभी इसकी फैमिलीज़ को अब पता चला, क्योंकि मैं उनको बोलता था वो इसको मना करते, नहीं आने देते। ये मैं फैमिलीज़ सपोर्ट नहीं कर रही थी इस चीज़ में। जो पाकिस्तान में फैमिलीज़ थी वो कह रही थी यार इसको पता ही नहीं है, ये सारी ज़िंदगी हो गया वहाँ से आया, इसको नेपाल का अब कैसे, वो भी ज़्यादातर इसके बच्चे शोर है, वो एतमाद नहीं कर रहा था कि मैं इसको भेजूँगा क्या होगा। तो वो थोड़ा सा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थे। हाँ, वापस नहीं कर रहे थे ना, वो यकीन नहीं कर रहे। जाके क्या करोगी मिल के, अब तो फिर मैंने बुढ़ी हो गई है ये वो फिर ना। मैंने इनसे बात की, मैंने कहा आपको नेपाल, इंसान है, माँ बाप है ना, एक दफा देखने की तो ख्वाहिश हर इंसान को होता है ना। लेकिन आप लोगों ने, भाई ने इतनी मदद की हम लोगों की, तो आप लोगों ने भी इतनी की। उसके बाद क्या? उसके बाद ये है कि फिर मैंने देवेंद्र भाई को कॉल की। मैंने इनको बोला कि आपने कराची पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को नहीं बताना। एक स्टोरी अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, मैंने इनको ये बोला कि आप दुनिया के किसी बंदे को नहीं बताओगे, अपने बच्चों को नहीं बताओगे कि हम नेपाल जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल कैमोफ्लाई, कंप्लीट खामोशी से आप मेरे साथ चलो। ये एग्री हो गई। बोला मैंने आप एग्री हैं? बोला एग्री हूँ। मैंने कहा आपके वालिदैन तक पहुँचाना मेरा काम है, लेकिन आप पाकिस्तान में किसी बंदे को नहीं बोलेगा। बोला सही है। इनकी एक दोस्त को बताया,
वो दोस्त मैंने कहा एक लेडीज़ को पता होना चाहिए जो हमारी सपोर्ट करे। वो दोस्त को पता चला, फिर एक दविंदर भाई मैं, यानी कि हम 4 बंदे इस चीज़ में एग्री हुए। मैंने कहा भाई अब मुझे ज़्यादा चैन नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी फैमिली को पता चलेगा मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ लेगा, फिर मेरे को जाना मुश्किल है वहाँ पे, फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा बहुत। जब ये मेरे साथ खामोशी से रहीं, एनी टाइम मैंने वीज़ा लगा दिया, सबको ओके कर दिया, इनको यकीन नहीं हो रहा था। मैंने रात को आके इनको प्रॉमिस किया, मैंने कहा ये वीज़ा है आपका। जब मैंने इनको वीज़ा प्रॉमिस किया तो ये उस टाइम खुशी का एक अलग सा मुझे इनको नज़र आया। फिर मैंने कहा ये आप ये एग्री है। फिर इनको मैं मज़ीद सपोर्ट मतलब हौसला अफजाई करता रहा कि आप अभी टेंशन नहीं ले, मैं हूँ, मैं अभी ये करूँगा वो। ये बोलने लगा यार एक्सपेंसेस का मसला है ये वो। मैंने कहा डोंट वेरी, एक्सपेंसेस नेपाल तक जितना भी लगता है मैं अफोर्ड करूँगा, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। ये भी इन्होंने तो मैंने कहा आप इस चीज़ से नो डाउट, आप दुनिया का कोई टेंशन नहीं करें, ठीक है, आप दुनिया को नो डाउट करें। फिर मैंने जब टिकट का एडजस्ट किया तो टिकट में मुझे डेफिनेट नज़र आ रहा था। फिर मैंने को ये फ्लैट दर्शकबिन उहाँले भनिराख्दाखेरि कतिपयलाई हिन्दी त्यति राम्रोसँग बुझ्न नसकेको खण्डमा उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो नेपाली चेलीलाई यहाँ आफ्नो देशमा ल्याउनको लागि जति पनि खर्च लाग्यो त्यो सबै उहाँले नै बिहोर्नु भएको हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। म उहाँसँगै जोड्न चाहेँ। जी कंटिन्यू कीजिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, तो उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुंचे, टाइमिंग एडजस्ट थी। मैंने इनको कॉल किया कि आप शॉपिंग करो, इन्होंने शॉपिंग, फिर एक दिन में छोड़ के इनको मैं ले गया अपनी शॉपिंग के लिए। मैंने अपनी शॉपिंग की, फिर इनको बोला आप शॉपिंग, बोला नहीं मुझे शॉपिंग नहीं करना, को नॉर्मल। फिर 1-2 जगहों पे मुलाकात करना था, फिर वापस आया रिटर्न। नेक्स्ट हम 12 तारीख को 5:15 पे फ्लाई होना था। अब हम वहाँ से अपने घर से जब निकले हम तो तकरीबन 1 बजे से हम एयरपोर्ट तक पहुँचने में, और हमको 2 बज गया। 3, 4, 5 3 घंटा हमारे पास बचा था। जब हम अंदर गया एयरपोर्ट में, मैंने मनी वगैरह एक्सचेंज किया, वहाँ पे सेटिंग करने के बाद अंदर इमिग्रेशन में पहुंचा। इमिग्रेशन वालों ने हमारा साथ कोऑपरेट छोड़ दिया पाकिस्तान में। वो बोलने लगा कि ये लेडीज़ डिफरेंट है, आपका कोई मसला है, आप कैसे जा रहे हो। बोला वीज़ा टिकट है, उसको बोला नहीं आप होटल बुक करो। पहले टिकट वाला मुझे कहने लगा कि आप होटल बुक करो। अब मेरे पास टाइम टोटल 3 घंटे हैं बाकी। फिर मैंने फौरी पाकिस्तान में वहाँ पे जो ना टिकट ऑर्डर वाले को कॉल की, मैंने कहा फिल फॉर नेपाल के अंदर मुझे इमरजेंसी अर्जेंट मुझे एक होटल बुक करके दो। वो बोलेगा ये होटल है इतने डेज का, तकरीबन 35,000 7 डे का नेपाली, तो 35,000 है। आप क्या करेंगे। अब उस टाइम मेरे पास धर्म था, तो मैंने इनको बोला जस्ट आप यहाँ बैठे, मैं आता हूँ वापस। ये परेशान हो गया एयरपोर्ट में, मैंने इनको बिठाया, मैं वापस गया। मैंने जाके फिर फौरी बैंक, हाँ, अब वो बंदा मुझे कहने लगा मैं होटल जब तक बुक नहीं करता जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करोगे मुझे। मेरे पास टाइम टोटल 1.5 घंटा बाकी, 1.5 घंटे में फ्लाइट उड़ रहा है। अगर मैं बुकिंग नहीं कर रहा तो 1.5 घंटे में हम बैठ जाते हैं उधर, फिर हमारा ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर पॉसिबल ये हुआ कि फिर मैं तकरीबन 4 बार में अप डाउन हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का एयरपोर्ट डबल स्टोरी है ऊपर नीचे, तो वो लिफ्ट जो जाता है, मैं लिफ्ट से नहीं गया, मैं पाँव चलता रहा, भागता रहा, मैं जाके जॉगिंग करके गया। फिर मैंने जाके कवरिंग किया, मैंने यानी कि पानी तक नहीं पिया, मुझे प्यास, गला बिल्कुल खुश्क हो गया था। फिर मैं जाके धर्म चेंज किया, धर्म मैंने चेंज करके फिर पाकिस्तानी पैसा पकड़ के फिर मैं बैंक में जाके ऑनलाइन पेमेंट की उसको। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उसने मुझे वहाँ से रिवर्स व्हाट्सअप किया बुकिंग का व्हाट्सअप किया। बुकिंग का वहाँ बैंक वालों से ही मैंने उसको वापस पेपर वहाँ से निकाला, बुकिंग का निकाल के मैं वापस भाग के पहुँचा। 1 घंटा 20 मिनट बाकी था फ्लाइट उड़ने में। अब इमिग्रेशन हमारा बाकी था, इमिग्रेशन नहीं हुआ। हमने आगे टिकट फाइनल किया, ओके, टिकट वाले ने भेजा हमको इमिग्रेशन की तरफ। जब इमिग्रेशन में पहुंचा तो वहाँ पे पाकिस्तान जो ना इमिग्रेशन वालों ने हमको पकड़ लिया। मैं नहीं कहा यार, मेरा देखो वहाँ पे बहुत जानने वाला था, लेकिन मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी। मैंने कहा यार ये मसला बनेगा, मैं सिंगल वाइड खामोशी से ये काम कर रहा हूँ, मैं किसी को बताना नहीं चाहता ना। मेरा दिल ये था, मैं यानी कि मीडिया पे भी नहीं आना चाहता था, ठीक है। मेरे जहन में मैं सिर्फ के सिर्फ इनसे कॉन्टैक्ट करूँगा और डायरेक्टली इनडायरेक्ट इनका काम ओके करना है, मैं किसी सामने नहीं आना चाहता। बहुत सपोज आ जाता है आदमी तो फिर थोड़ा सा मैं अभी हमारा ये दोस्त है देवेंद्र है, मैं उससे थोड़ा पूछता हूँ कि इन्होंने आपसे कैसे कॉन्ट्याक्ट हुआ और कैसे ये काम हो गया। म दर्शक में हाम्रो देवेंद्र लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ
उहाँले हाम्रो चेलीलाई यहाँ नेपालसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि कस्तो कस्तो दुःख कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुभयो यो कुरामा थोरै जोड्न चाहेँ। नमस्कार छ देवेन्द्रजी। नमस्ते। जस्तो तपाईँले हाम्रो चेलीलाई त घरसम्म पनि ल्याइपुर्याउनु भयो नि, हिजो त काठमाडौँमा थियो होइन, सबै खोजिराख्नु भयो, त्यो दिनभरि खोज्नु भयो होला, कता कता खोज्नु भयो? यो यस्तो भयो कि हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा नि अब पहिलादेखि प्लान थियो उहाँ र मेरो होइन, र पहिलादेखि नै अब 7 बजे 13 तारिक 7 बजेको चाहिँ लेन थियो उहाँको होइन। हामी एयरपोर्ट गइयो तर 8 बजे गइयो। उहाँलाई चाहिँ अब नेपालीको बानी त्यही हो, बाहिर निस्केछ होइन, बाहिर निस्किने बित्तिकै ट्याक्सीले लिएर बुद्ध चोक उडाइहालेछ होइन। ट्याक्सी उडाएपछि जबरजस्ती लिएर गएछ। त्यहाँदेखि हामी बुद्ध चोक सोध्दै गयौँ, उहाँसित कन्ट्याक्ट भएन होइन। नेपाल आएपछि अनलाइन कन्ट्याक्ट भयो, भरै भयो होइन। अनिदेखि त्यहाँ गएपछि त्यहाँदेखि पहिला त कुरा त धेरै भएको थियो हाम्रो। कसरी भएको थियो भन्दाखेरि उहाँलाई न जिल्लाको नाम था थियो। ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान किया, मेरे ऑफिस में कॉल की, वो मेरे वो नंबर जो था ना मेरा ऑफिस में था, तो वो बंदा मेरा था मुलाजम जो कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो मुलाजम ने मुझे बोला कि भाई नेपाल से कॉल आ रही है, वो आपका वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो मेरे पास कौन, मेरे पास दिविंदर भाई कर रहे हो कि मैं जस्ट मेरे पास अब सर्विस नहीं है, तो होटल वाले से सर्विस लिया, नेट लिया, फिर उसके बाद दिविंदर भाई से मेरा मुझे कॉल वापस रिटर्न पाकिस्तान से आई, मेरे ऑफिस से आई कि भाई इस तरीके से नेपाल से कॉल आ रही है। इनका बहुत मतलब हेल्प थी हमारे साथ, बहुत बड़ी। त्यहाँदेखि अब पहिलादेखि त कन्ट्याक्ट थियो कि हाम्रो। अब ल्याउनु कस्तो अलिक अप्ठ्यारो के, जस्तै सामान्य चिज सोच्नेले त्यो नसक्ने क्या। अब उहाँको जिल्ला थाहा छैन, गाविस थाहा छैन, नाम थाहा छ, कास्ट थाहा छैन है। फेरि अब त्यसरी हेल्प गर भन्छ, अब अलिकति रुनु नि उनीहरूलाई त्यहाँ जो त्यो भएर ल्याएर चाहिँ अब बुद्ध होटलमा बसाइयो, अनि त्यहाँ पनि कुरा गरियो होइन। तपाईँ हामीसँगै थियौँ नि त। अब यिनीहरूले कसरी लानु त? तपाईँले त्यो 3-4 ठाउँ होटल बुक गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सेपरेट चाहियो, राम्रो चाहियो। त्यो बुद्ध चोकदेखि हामीले फेरि लगौँ पर जोरपाटी लगौँ, जोरपाटी कि पेप्सी खोला लगौँ। उहाँलाई कस्तो अप्ठ्यारो भयो है, कस्तो सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले के उहाँलाई काठमाडौँको ठाउँमा पनि होइन। अन्तिममा फेरि नयाँ बसमा पनि राखेर होटलमा राख्यौँ है। त्यहाँदेखि कसरी त उनीहरूको घरसम्म पुऱ्याउनु भनेर दिमाग आयो, कन्सेप्ट आएपछि एउटा भिडियो आउट गरौँ। अब उसले त लोथर खोला मात्रै भन्नु याद आउँछ, अरू कुनै पनि याद आउँदैन। अनि हामीले एउटा भिडियो अपलोड गऱ्यौँ है। अपलोड गरेपछि चाहिँ लो अब चाहिँ लोथर खोला भनेको यो के अरे चितवन र मकनपुरको बिचमा पर्छ भनेर भने होइन। धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जस यहाँसम्म भनौँ न निकै सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर उहाँले मलाई लाग्थ्यो, मनमा मलाई पनि लाग्थ्यो पुग्छ जस्तो लाग्दैन थियो क्या। उहाँ चाहिँ उसको घरमा किन पुग्दैन भन्दाखेरि किनभने यहाँनिर ठाउँमा अब उसको घर नहुनु होइन, न उसको बाबुआमाको कास्ट थाहा पाउनु, न जिल्लाको थाहा पाउनु। अब त्यतिकै कसरी थाहा पाउँ त भन्दा। अब जतातता गाडीमा घुमेछ खर्च भएछ यता कि फोन आएको छ उता कि फोन आएको छ, टेन्सन भएछ क्या। म सोचेँ उहाँहरू नेपाल आइसके पछाडि चाहिँ खर्च चाहिँ कसले बेहोर्दैछ? खर्च त मैले नै बेहोर्दैछु सबै। सच में ये बोल रहा है कि आप लोग जब नेपाल आए हो, नेपाल आने के बाद ये जितना भी ये खर्चा है इधर उधर गाड़ी में आया हुआ है, आप लोगों से खर्चा कराए ना खुद ही कर रहे हैं? असल में मैं खुसूसन ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं किसी से एक्सपेंसेस कराऊँ, लेकिन दविंदर भाई ने हमें मौका ही नहीं दिया। और इन्होंने कहा कि आपने खाने पीने से कोई इशू नहीं है, रिहाइश का कोई इशू नहीं है, यहाँ तक हमारा 1 रुपया जो है ना, मतलब हत्ता कि वाटर तक भी ये अब चीज़ ये अवेलेबल इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। मैं ख़ास खसूसन बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आया आप लोगों की खुशी को देख के और आप लोगों का तावन को देख के तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हिम्मत आई। मैं सोच रहा था कि नेपाल में मैं भी हर बंदा मसरूफ़ है, जस्ट कोई टाइम दे सके नहीं दे सके, मुश्किल होता है यार ऐसे काम में, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा बार जो है ना मेरा दीदी लेके आया है वो बड़ी बात है, खर्चा को कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरा वो सबसे बड़ी बात असल में नेपाल को दीदी है मेरा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके वसकन चैनल से कि ये जो आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं माशाल्लाह, शायद आपके नेपाल में हिंदी जानते होंगे बहुत सारे लोग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह के भाई, और ठीक है मैं मुसलमान हूँ, ये एक हिंदू फैमिली से है, लेकिन बात ये होती है कि इंसान माइंड से, और सबसे पहले जो मज़हब है वो इंसानियत का है, ठीक है। तो इंसानियत में मेरे सामने जो बंदे बैठे हुए हैं ये मेरे लिए मतलब इंसानियत में बेमिसाल हैं, ठीक है।
और इनमें इन्होंने जो मेरे साथ हेल्प की है, जो मेरे साथ इन्होंने तावन किया है, मैं इस कंट्री में मैं तवक्को भी नहीं रख सकता था कि आया वहाँ पे कोई मेरे साथ हेल्प करेगा इस काम में या कुछ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। और जिस तरीके से इन्होंने किया, और मैं तमाम लोगों से, आपके नेपाल के लोगों से यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं, जिस तरीके के दविंदर भाई हैं, आपका जो पूरी टीम है जितनी भी, आप सबका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। कैमरामैन हो गया, ठीक है। तो ख़ुसूसन जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं वो इसको ज़रूर इसके साथ जो तावन करें, ताकि आप लोग मज़ीद ऐसे और काम भी हैं आप बेहतर से बेहतर कर सकें। इन्होंने थैंक यू सो मच सर। आपने पाकिस्तान से जो काम किया है वो तो बहुत बड़ा है, फिर भी मैं अपना दिल से मैं आपको थैंक यू सो मच बोल रहा हूँ। अभी मैं इस प्रोग्राम को अभी एन्ड गर्न चाहता हूँ। दर्शकबिन, अन्तमा जाँदा जाँदै म हाम्रो एकजना चेली हुनुहुन्छ, एकदमै महान चेली, उहाँको परिचय गर्न चाहन्छु। नमस्कार छ दिदी। हजुर, धन्यवाद। तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। मेरो नाम सुनिता सिलवाल। घर तपाईँको काम भन्नुहोस्। मेरो म 7 वर्ष अघिदेखि चाहिँ 3 एन्जल्स नेपाल भन्ने संस्थामा आबद्ध छु। म यो संस्थाले चाहिँ मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्छ हैन। अनि हामीले चाहिँ उद्धार गर्ने। हजुर, नाम के भन्नुभयो? सुनिता सिलवाल। दर्शकबिन, उहाँको नाम हो सुनिता सिलवाल हैन। आजभन्दा करिब कति वर्ष अगाडि? 7 वर्ष अगाडि। आजभन्दा करिब 7 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो नेपालमा बेचेका चेलीहरूलाई उहाँले उद्धार गर्दै आउनुभएको छ। उहाँको फोन नम्बर सबै हामी तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ। कृपया कोही हाम्रो नेपाली चेलीहरू यसरी आपद विपदमा परेको छ भने कृपया त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु हुन म हजुरहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। सर जी, आपको फिर से मेरे तरफ से, मेरे देश की तरफ से, मेरे नेपालीयों की तरफ से थैंक यू सो मच सबैजनालाई। नेपाली कलेज लाइफ